हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जनवरी माह के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आगामी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज़ है यह मंथली चलती है, जिसमें जनवरी माह के करंट अफेयर दोस्तों हम लोगों ने आपको नहीं कराए थे। थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में जनवरी माह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को कवर अप करने का प्रयास किया गया है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। इससे पहले आप लोगों को मैं एक और चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी अभ्यर्थी आगामी लोअर पीसीएस, एफआरओ और एसीएफ का प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं, अगर वह उस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें दोस्तों हमारे द्वारा लोअर पीसीएस, एसीएफ और एफआरओ एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक हम आपको 3 टेस्ट प्रोवाइड करा चुके हैं। और इन टेस्टों की दोस्तों खासियत क्या है कि आपको यहाँ पर जो टेस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है और साथ में आपको इन टेस्ट का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपका टेस्ट सीरीज से मैक्सिमम पोर्शन कवर अप हो जाए। 30 प्रैक्टिस सेट आपको उस बैच में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वीवीआईएमपी दोस्तों ये क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? यह निशानेबाजी टीम के कोच हैं, या आप कह सकते हैं जो भारतीय पैराशूटिंग कोच है की जो टीम है उसके कोच हैं। ठीक है, पैराशूटिंग कोच के रूप में सुभाष राणा जी को जाना जाता है। ठीक है, यानी कि निशानेबाजी से इनका संबंध है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है ना। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सुभाष राणा जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि उत्तराखंड निवासी पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 17 जनवरी 2025 को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के नैनबाग क्षेत्र के चिलामू गांव के निवासी हैं। ठीक है, और भारतीय पैराशूटिंग या निशानेबाज टीम के ये कोच हैं। और उत्तराखंड में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो हंसा मंदराल जी को प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। और किस क्षेत्र में? भारोत्तोलन में प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सुभाष राणा जी। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून में कब से किया गया था। यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों 2025 में हमारे उत्तराखंड में किया गया था। वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम्स में आपको 38वें राष्ट्रीय खेलों से 1 या 2 प्रश्न या इससे संबंधित एग्जाम्स मतलब जो आपके टॉपिक्स रहे हैं पदक वगैरह वगैरह से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो पदक तालिका के डिटेल्स, जो पदक हैं, कितने पदक हैं, क्या है, वो हम फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देहरादून में कब से शुरू हुआ था दोस्तों? 28 जनवरी 2025 से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन शुरू हुआ था। और कब तक चला था? 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में आयोजन किया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में दोस्तों यह राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 28 जनवरी 2025 से उद्घाटन हुआ था और 14 फरवरी 2025 को इसका समापन हो गया था। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पे? देहरादून में। और इसका समापन हुआ था हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में। किसने किया था? अमित शाह जी ने इसका समापन किया था। थोड़ा सा जान लेते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया था। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए। उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में ये खेल आयोजित किए गए। इनमें 33 खेलों के लिए पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल होंगे। योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार राष्ट्रीय खेलों में किस किस को शामिल किया गया है? योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है दोस्तों? शुभंकर का नाम है क्या? मोनाल। ठीक है, मोनाल राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है, जिसे मौली नाम दिया गया। क्या मौली नाम दिया गया? तो मौली आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी टैगलाइन आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या दोस्तों? संकल्प से लेकर शिखर तक इसकी क्या है? टैगलाइन है। इसकी जर्सी की बात करें तो सफ़ेद और नीले रंग की जर्सी के दोनों ओर राष्ट्रीय खेल का लोगो लगाया गया है। ठीक है, और लोगो क्या है? मौली का चित्र। ठीक है,
अगला है इसका एंथम क्या है, राष्ट्रीय खेलों का एंथम क्या है, आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे, ये क्या है, राष्ट्रीय खेलों का एंथम है। ठीक है, लोगों के बारे में बात करें तो लोगो सूर्य के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया गया है और साथ ही इसमें क्या है, मोनाल के पंख भी लगे हुए हैं। ठीक है, मसाल के बारे में बात करें तो मसाल राज्य पुष्प ब्रह्मकमल से प्रेरित है। ठीक है, उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देहरादून में किया गया था और इसका समापन 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी में अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ग्रीन गेम्स के नाम से इसकी थीम है। तो इतनी चीज़ें आपको राष्ट्रीय खेलों के बारे में ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों जो आपका प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को सभी विभागीय योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। बिलों का भुगतान, एफआईआर दर्ज कराना, टेंडर की प्रक्रिया की जानकारी और विभागों में आने वाली नई नियुक्तियों की जानकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। तो आपको पोर्टल का नाम याद रखना दोस्तों, क्या, डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन पोर्टल। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो मनरेगा के तहत दोस्तों, मनरेगा योजना जो है उसके तहत 100 दिनों का रोजगार देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने, उत्तरकाशी जनपद ने। ठीक है, दूसरा स्थान किसने किया है, देहरादून जनपद ने प्राप्त किया है और अंतिम स्थान दोस्तों प्राप्त किया है किसने, नैनीताल जिले ने। अगला हमारा प्रश्न है, देश भर में उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देश भर में उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों कौन सा, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इस बार जो उत्तराखंड की झांकी थी दोस्तों उसकी थीम क्या थी, वो थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी, जो कि झांकी की थीम थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और थीम क्या थी, मतलब किस पर आधारित था ये झांकी, वो थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित। ठीक है, और प्रथम स्थान किस राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ है, गुजरात की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित इसकी थीम थी। ठीक है, और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है और जिसकी थीम थी महाकुंभ 2025 भारत विरासत और विकास। ठीक है, और तीसरा स्थान उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ है। साहसिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को देश में क्या हुआ है, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस झांकी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इस झांकी के अग्रभाग में प्रसिद्ध ऐपण कला को बनाते हुए उत्तराखंडी परिधान में महिला को दिखाया गया है। झांकी के मध्य व पिछले भाग में साहसिक खेल जैसे रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हिल साइकिलिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, ओली की स्कीइंग, ऋषिकेश में जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग को दिखाया गया है। ठीक है, तो याद रखना, थीम आपको विशेषता याद रखनी है, सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस इस प्रकार के प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों उत्तराखंड की झांकी को 2023 में क्या हुआ था, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इस झांकी का नाम क्या था, मानसखंड। ठीक है, उत्तराखंड की झांकी मानसखंड नाम से थी 2023 में, जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। 2023 में झांकी फुलदेई पर आधारित थी, 2005 में नंदा राज जात है, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क पर आधारित थी, 2009 में दोस्तों साहसिक पर्यटन पर आधारित थी, 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार पर आधारित थी, 2014 में जड़ी बूटी पर आधारित झांकी थी, 2015 में केदारनाथ पर आधारित थी, 2016 में दोस्तों रम्माण पर आधारित थी, 2018 में ग्रामीण पर्यटन पर आधारित थी, 2019 में अनासक्ति आश्रम पर आधारित थी, 2021 में केदारखंड पर आधारित थी जिसमें उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2022 में प्रगति की ओर बढ़ता कदम पर आधारित थी, 2023 में मानसखंड पर आधारित थी जिसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ था, और 2024 में विकसित उत्तराखंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के लिए पहला पदक जीतने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो वुसु खेल से इनका संबंध है। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहला पदक जीता था 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड की ओर से। ठीक है, और कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक इन्होंने जीता था वुसु खेल में। ठीक है, और इनका संबंध बागेश्वर के कांडा से है और उत्तराखंड पुलिस में ये वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, वुसु या ताउलू स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने, तपस ने प्राप्त किया है। ठीक है, प्रदेश में हुए 38वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 102 पदकों सहित, जिसमें 24 गोल्ड मेडल हैं, 35 सिल्वर मेडल हैं और
दोस्तों 43 क्या है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीतकर हासिल कर इतिहास रचा है। और उत्तराखंड की ओवरऑल रैंकिंग कितनी रही है? उत्तराखंड इस बार 7वें स्थान पर रहा है। तो राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? 7वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना। कुल कितने पदक जीते? 102 पदक, 24 गोल्ड मेडल हैं, 35 सिल्वर मेडल हैं और 43 दोस्तों आपके क्या हैं? कांस्य पदक हैं। और ज्योति वर्मा ने इसमें पहला पदक जीता था, ठीक है। और इस खेलों के बारे में मैं आपको डिटेल से बता भी चुका हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में यह कब से लागू किया गया है? ठीक है, यानी कि राज्य में समान नागरिक संहिता को कब से लागू किया गया? तो यूसीसी दोस्तों आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में यूसीसी के बारे में बताया गया था। और उत्तराखंड दोस्तों वर्तमान में देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू कर दिया है, ठीक है। और कब से लागू हुआ है उत्तराखंड में यूसीसी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 27 जनवरी 2025। आप इसको याद रख लीजिएगा, ये डेट भूलनी नहीं है। 27 जनवरी 2025 से यूसीसी को लागू किया गया है, ठीक है। अब यूसीसी से संबंधित कुछ अन्य प्रोविजन भी हैं, कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में कि यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 27 मई 2022 को। और जो विशेषज्ञ समिति थी इसका नाम क्या था? ये था रंजना प्रसाद देसाई इसकी अध्यक्ष थी। इसी कारण यूसीसी पर जो समिति का गठन हुआ था उसे रंजना प्रसाद देसाई समिति के नाम से भी जाना जाता है। और कब हुआ था? 27 मई 2022 को इसका गठन हुआ था। यह प्रश्न एक बार एग्जाम में ही पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता है तो उत्तराखंड में कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो रंजना प्रसाद देसाई समिति का गठन किया गया था। फिर यूसीसी की समिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 2 फरवरी 2024 को। फिर राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पास हुआ था इसका 8 फरवरी 2024 को। यूसीसी नियमावली समिति का गठन दोस्तों 14 फरवरी 2024 को किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक का अनुमोदन 8 मार्च 2024 को किया गया था। फिर समान नागरिक संहिता दोस्तों लागू कर दी गई 27 जनवरी 2025 को। इसी कारण समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा 27 जनवरी को उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। 27 जनवरी 2025 को ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि यूसीसी की जो नियमावली है वह प्रस्तुत की गई थी 18 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। और 12 मार्च 2024 को दोस्तों यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को जारी किया गया था, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है कि यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 कब जारी किया गया था? 12 मार्च 2024 को, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ऑफिशियल पोर्टल भी इसके रिगार्डिंग लॉन्च किया गया है। यूसीसी नागरिकों के बीच समानता, निष्पक्षता और एकता को बढ़ावा देगी और अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करेगी, ठीक है। और उत्तराखंड अभी वर्तमान में आज़ादी के बाद पहला ऐसा देश बना है जिसने यूसीसी को दोस्तों लागू किया है, ठीक है। यूसीसी से संबंधित प्रावधान आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी यूसीसी को लागू किया गया है, तो समानता के लिए, निष्पक्षता के लिए, एकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। समानता इसकी विशेषता यानी कि नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति से हों। सरलता, व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता को सरल बनाना और एकीकृत कानूनी ढांचे को प्रदान करना। आधुनिकीकरण किया गया है यानी कि समकालीन सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना और परिवार की उभरती अवधारणा के साथ तालमेल बिठाना। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को विवाह, तलाक और उत्तराधिकार में समान अधिकार प्राप्त कर उन्हें सशक्त बनाना, ठीक है। विवाह की आयु इसके अनुसार पुरुषों की विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है जबकि महिला की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। यूसीसी उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू रहेगा और बाहर से आने वाली उत्तराखंड के निवासियों पर भी यह लागू रहेगा, ठीक है। यूसीसी किस पर लागू नहीं रहेगा दोस्तों? जो हमारी 5 अनुसूचित जनजातियां हैं उन पर लागू नहीं रहेगा। आपको याद रखना है कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हमारी दोस्तों? जौनसारी हो गया, भोटिया हो गया, बोक्सा हो गया, थारू हो गया और राजी हो गया। इन जनजातियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा, ठीक है। और भाग 2 के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्तियों या समूहों पर भी ये लागू नहीं होगा। और संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 के क्लॉज 25 के तहत अनुसूचित जनजातियों पर यह लागू नहीं होगा। याद रखना है आपको ये सब कुछ, ठीक है। यूसीसी और राष्ट्रीय खेल, ऐसे 2 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बार बार। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाना प्रस्तावित हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाना प्रस्तावित हुआ है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष एन रविशंकर को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो ये छठा राज्य वित्त आयोग है इसमें कुल कितने सदस्य हैं? मतलब एक अध्यक्ष सहित कुल 3 इसमें क्या है? सदस्य हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष हैं और 2 क्या हैं? अन्य सदस्य हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? एन रविशंकर की अध्यक्षता में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है जो कि अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिश देगा, ठीक है। और इसके अन्य 2 सदस्य कौन कौन है? वो है PS जंगपांगी जी और दूसरे हैं एक और सदस्य हैं दोस्तों इनके, ठीक है। वो आप एक बार देख लीजिएगा। आयोग का 1 वर्ष का कार्यकाल होगा जो 1
अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिश देगा। इस अवधि में वह त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा और अपनी सिफारिशों को तैयार कर राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, तो छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एन रविशंकर जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि राज्य वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 का तो पार्ट है, अनुच्छेद 243 के कौन से सब क्लॉज में आता है? ठीक है, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, इनके आर्टिकल आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिमालयी पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, जल संकट की चुनौती के समाधान के लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत करी है और जल अभियान के प्रणेता किसको जाना जाता है? जल अभियान के प्रणेता के रूप में द्वारिका सेमवाल को जाना जाता है। ठीक है, ने बताया कि जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान विगत वर्षों से उत्तराखंड में कल के लिए जल अभियान चला रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, कल के लिए जल अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? हिमालय पर्यावरण एग्रो बूटी या हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। कल के लिए जल अभियान VVIMPA है और जल अभियान के प्रणेता द्वारिका सेमवाल हैं और जल वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2025 को। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में तो पढ़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लीलाधर जगूड़ी जी को हाल ही में राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कवि लीलाधर जगूड़ी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है। 26 जनवरी को भोपाल में आयोजित समारोह में यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, 5 लाख रुपए इसमें धनराशि इनाम के रूप में दी जाती है। और जो हमारे लीलाधर जगोड़ी हैं, इनका संबंध उत्तराखंड से है और 1 जुलाई 1940 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के धंगड़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह है वह है अनुभव के आकाश में चांद, भई भी शक्ति देता है और शंखमुखी शिखरों पर। ठीक है, 2018 में दोस्तों लीलाधर जगोड़ी जी को व्यास सम्मान भी प्रदान किया गया था और इनको ये सम्मान जो है 2013 में प्रकाशित इनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2004 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया और वर्ष 2023 के राष्ट्रीय कबीर सम्मान से भी कवि लीलाधर जगूड़ी जी को सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो राज्य के 6 पुलिसकर्मियों को हाल ही में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि 17वें कृषि विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 17वें कृषि विकास सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य में 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नवाचार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड कृषि महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहा है जो कि कृषि क्षेत्र को नई दिशा में कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा और इसमें दोस्तों 200 से अधिक संस्थान जो है कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में भाग लेने वाले हैं। अगला प्रश्न ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो राधा भट्ट बहन जी को सम्मानित किया गया या राधा बहन भट्ट जी को, योग और कोली गैडजर को सम्मानित किया गया है और विनायक लोहनी को भी सम्मानित किया गया। उपरोक्त सभी इन तीनों को ही दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड मूल के मुख्यतः कितने 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। VVIMP क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। उत्तराखंड की राधा बहन भट्ट, जिन्हें क्या कहा जाता है? पहाड़ की गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण में और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना योगदान दिया है और ये जो हमारा कौसानी में जो महिला आश्रम था उससे भी जुड़ी थी। सल्ला बहन की शिष्या के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो राधा बहन भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों? पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से चुना गया है। अपने कार्यों के कारण ही इन्हें पहाड़ की गांधी के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1933 को अल्मोड़ा जिले के धुरखा गाँव में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1951 में कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम की ये शिक्षिका बनी थी। वर्ष 1957 में इन्होंने भूदान आंदोलन में भी ये शामिल हुई थी और उन्होंने उत्तराखंड में पदयात्रा निकाली थी। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1961 से 1965 तक ग्राम स्वराज, शराब विरोधी आंदोलन, वन संरक्षण, महिला शक्तिकरण और गाय बकरी चराने वाली किशोरियों के उत्थान जैसे मुद्दों पर काम किया था। इसी कारण इन्हें दोस्तों इनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा
इसी के साथ साथ एक और पॉइंट इसके बारे में है कि वर्ष 2006 से 2010 तक राधा बहन ने उत्तराखंड के हिमालय और नदियों के सर्वेक्षण का काम किया है। इस दौरान नदियों पर बनने वाली हाइड्रो पावर परियोजनाओं का भी इन्होंने विरोध किया था पर्यावरण के ह्रास के रूप में। ठीक है, राधा बहन ने हिमालय की बेटियां नामक पुस्तक भी लिखी है। ये पुस्तक आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपसे, और इन्होंने जर्मन और डेनिश में इन्होंने इसे प्रकाशित किया है। ठीक है, अगले कौन है दोस्तों? ह्यूग और कोलिन गैडजर। इनको मरणोपरांत दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र हेतु क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विनायक लोहनी जो कि मूल रूप से दोस्तों सरताली गांव अल्मोड़ा के निवासी हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुमाऊं के प्रतिभावान विनायक लोहनी को केंद्र सरकार ने समाज सेवा के रूप में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, विनायक लोहनी मध्य प्रदेश में गरीब बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनका संबंध वैसे उत्तराखंड से है। ठीक है, इन्होंने अनाथ और गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए माई परिवार नाम से संस्था बनाई है। ठीक है, और समाज सेवा के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, राधा बहन भट्ट, ह्यूग और कॉलिन गैडजर, और अगले हैं हमारे कौन दोस्तों? विनायक लोहनी जी। ठीक है, और वर्ष 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? यशवंत सिंह कटौच जी को सम्मानित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरसिल उत्तरकाशी में दोस्तों भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि भारत के पहले अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हरसिल में जो स्थापित किया गया है, किसके सहयोग से बनाया गया है? तो जाइका के सहयोग से इसे बनाया गया है। अष्टवर्ग की 8 जड़ी बूटियों में मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, ऋषभक और जीवक शामिल है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र जो कि हरसिल में स्थापित किया गया है, निम्न में से कौन सी जड़ी बूटी इसमें शामिल नहीं है? तो आपको इनका नाम भी देख लेना है। ठीक है, काकोली और क्षीर काकोली लुप्तप्राय प्रजातियां हैं और ऋषभक लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, दुर्लभ जड़ी बूटियों के संरक्षण को देश का पहला केंद्र तैयार। दुर्लभ से दुर्लभतम 8 हिमालयन जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तरकाशी के हरसिल में दोस्तों भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र तैयार हो गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी है कि उत्तराखंड में लाइकेन गार्डन कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। मॉस गार्डन नैनीताल में है। क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून में है। फर्नली अल्मोड़ा में है। हल्द्वानी में एरोमेटिक गार्डन है और रानीखेत में हिमालय मसाला उद्यान है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन PYQ पूछे गए हैं, UKSSC और UKPSC के एग्जाम हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हरसिल में स्थापित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो हल्द्वानी में राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना की है। या प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु हल्द्वानी में क्या स्थापित किया है? तो महाभारत वाटिका की स्थापना करी है। ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र में महाभारत वाटिका की स्थापना की जाएगी हल्द्वानी में। ठीक है, और इस वाटिका में उन पेड़ पौधों का संग्रह किया जाएगा जिनका जिक्र दोस्तों हमारे महाभारत में मिलता है। ठीक है, महाभारत वाटिका 1 एकड़ में फैली हुई है जिसमें महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां हैं। मुख्य वन संरक्षक राजीव चतुर्वेदी ने इन प्रजातियों के चयन के पीछे अनुसंधान पर जोर दिया है। उद्यान में पौधों की प्रजातियां हैं खैर, कोविदार, बरगद, पीपल, ढाक, हरश्रृंगार, बहेड़ा, आम, काला सिरस, ये सब कुछ। ठीक है, राज्य वन विभाग ने वाल्मीकि रामायण में वर्णित पौधों की प्रजातियों का एक रामायण वाटिका भी स्थापित करी है। ठीक है, रामायण वाटिका में भगवान राम से जुड़ी 70 प्रजातियां हैं जो कि वाल्मीकि की रामायण में वर्णित 139 प्रजातियों में से ली गई हैं। ठीक है, तो रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका आपको याद रखना है। महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की जा रही है? हल्द्वानी में की जा रही है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में दोस्तों पहले उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? देहरादून में। कब किया गया? 12 जनवरी 2025 को दोस्तों पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन या प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, 12 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने के साथ ही दुनिया भर के में नाम कमा चुकी कंपनियों के संस्थापक और निदेशकों ने भाग लिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये प्रश्न के रूप में भी आप बना सकते हैं कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन दोस्तों गोलापार हल्द्वानी में किया गया। कब किया गया? 12 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? गोलापार हल्द्वानी में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्रीन गेम्स के तहत किस राज्य में पदक विजेताओं के नाम पर पौधारोपण किया जाएगा? तो उत्तराखंड में दोस्तों ग्रीन गेम्स के तहत जो भी उत्तराखंड राज्य में पदक विजेता होंगे उनके नाम पर क्या किया जाएगा? पौधारोपण किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार वन संरक्षण हेतु विजयी खिलाड़ियों के सम्मान में खेल वन का निर्माण कर रही है। परियोजना के लिए 2.77 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है।
जहां 1600 रुद्राक्ष के वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड जो अपने रजत जयंती के दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, अपने हरित पहल के साथ एक शानदार उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी अपने नाम का एक पेड़ लगाएंगे, जो पर्यावरण संरक्षण को की ओर को मजबूत संदेश देगा। ठीक है, और उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों के लिए ग्रीन गेम्स थीम को अपनाया है, ये भी आपको याद रखना है। क्या? ग्रीन गेम्स, पर्यावरण संरक्षण हेतु। अगला हमारा प्रश्न है कि चौगरखा बकरी की ब्रीडिंग टेस्ट या ट्रैक्ट उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बनाया गया है? ठीक है, तो चौगरखा बकरी का ब्रीडिंग ट्रैक्ट उत्तराखंड में दोस्तों अल्मोड़ा में बनाया गया है। ठीक है, आईवीआरआई जो है दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1890 या 93 में हुई थी, मुक्तेश्वर में स्थित है, तथा गोविंद बल्लभ पंत प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय पत्रगर, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, के प्रयासों से उत्तराखंड की बकरी की नई नस्ल चौगरखा का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नस्ल पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण किया गया है। ठीक है, और चौगरखा एक मध्यम आकार की बकरी की प्रजाति है, जो कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न पर्वतीय जिलों जैसे कि चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में मिलती है। ठीक है, वहीं इसका लालन पालन काफ़ी कम कीमत में किया जा सकता है। चौगरखा का ब्रीडिंग ट्रैक्ट अल्मोड़ा के चितई में दुनिया की चौगरखा पट्टी में है। ठीक है, जिससे इस बकरी का नाम चौगरखा रखा गया है। तो याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सड़क की खुदाई के दौरान निकली 6 ओखली शिला कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गरुड़ बागेश्वर से दोस्तों। गोमती घाटी के गरुड़ बागेश्वर में जो जोड़ा स्टेट में सड़क की खुदाई का काम चल रहा था, उसी दौरान यहाँ से 6 ओखली वाली एक शिला मिली है। याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक में उत्तराखंड की वस्तुओं को बेचने के लिए स्टॉल का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है उत्तराखंड पैवेलियन। ठीक है, तो प्रयागराज में लगे महाकुंभ में उत्तराखंड की वस्तुओं को बेचने के लिए बनाए गए स्टॉल का नाम उत्तराखंड पैवेलियन है। यह पैवेलियन 40,000 वर्ग फीट में बना हुआ है। ठीक है, इस पैवेलियन का प्रवेश द्वार केदारनाथ द्वार और इसका निकास द्वार बद्रीनाथ द्वार है। ठीक है, इस पैवेलियन में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस पैवेलियन में शीतकालीन 4 धाम और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर धाम, गोलजू देवता, नीम करौली बाबा की प्रतिकृतियों को भी प्रदर्शित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? ठीक है, हाल ही में भोपाल में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के 16 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया है। बिल्कुल सही है ये प्रश्न। ठीक है, ये पॉइंट। अगला है हमारा नेशनल मार्शल आर्ट गेम समिति इंडिया के वर्ष 2024 से 27 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के सतीश जोशी जी को चुनाया गया। ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मलेथा टिहरी गढ़वाल में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको इंडिविजुअली याद रखने हैं कि वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में अभी औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? मलेथा टिहरी गढ़वाल में किया गया है। नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स समिति इंडिया के वर्ष 2024 से 27 के हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सतीश जोशी जी को चुना गया और 16 बाल वैज्ञानिकों ने भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे एक इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, भोपाल में हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया। ठीक है, तो प्रिया आर्या का संबंध क्रिकेट खेल से है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कार्बन नेशनल पार्क रामनगर के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम के तर्ज पर पहला बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा कहाँ पे? सोनी बिनसर में। ये भी बिल्कुल सही है। सोनी बिनसर अल्मोड़ा में पहला बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। जबकि पहला टाइगर म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया था? कार्बन नेशनल पार्क में बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि पॉइंट है चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है बैडमिंटन में। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? देहरादून में। नहीं दोस्तों, कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन देहरादून में ना करके कहाँ पे? नैनीताल के हर्मिटेज भवन में किया गया है। तो याद रखना है आपको कि कौतिक इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल के हर्मिटेज भवन में किया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? जल वर्ष के रूप में। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पंतनगर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके हमारे जनवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, जनवरी महीने में VVIMP इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगामी एग्जाम्स में आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थी जो कि आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बेसिस से जुड़ना चाहते हैं, डिटेल उत्तराखंड के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में लोअर PCS
IAS, ACF और FRO के लिए प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ का बैच चल रहा है। इसी के साथ-साथ जो आपके अन्य एग्ज़ाम्स हैं यूके SSC के, यूके PSC के सभी एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। अगर आप उत्तराखंड को और हिंदी को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो उत्तराखंड का और हिंदी का डिटेल कोर्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।